हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि आपको हमारी वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं एक साथ आज का अपना वीडियो। तो हमारा वीडियो जीएस टेस्ट पेपर 204 और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू क्रूज एंड बैलिस्टिक मिसाइल्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल के संदर्भ में दो स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा सही है। पहला है, क्रूज मिसाइल कैन नॉट बी लॉन्च फ्रॉम एयर वेयरएज बैलिस्टिक मिसाइल कैन बी लॉन्च फ्रॉम एयर। कहने का मतलब है क्रूज मिसाइल को एयर में लॉन्च नहीं किया जा सकता, वहीं बैलिस्टिक मिसाइल को एयर से लॉन्च किया जा सकता है। सेकंड है, अनलाइक द ट्रेजेक्टरी ऑफ क्रूज मिसाइल the trajectory of ballistic missile can be changed during its flight। तो जिस तरह से क्रूज मिसाइल की ट्रेजेक्टरी होती है ना, इसका जो टारगेट होता है तो उसको बदल नहीं सकते, लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल में उसके टारगेट को, ट्रेजेक्टरी को हम चेंज कर सकते हैं। आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर है डी, नीदर वन नॉर टू, यानी कि दोनों ही गलत है। Cruise missile are remotely controlled or are self-controlled. It can be launched from air, land, sea and submarine। तो ये रिमोट कंट्रोल कह सकते हैं, सेल्फ कंट्रोल कह सकते हैं। कहने का मतलब कि ये ट्रेजेक्टरी इसका चेंज भी कर सकते हैं और ये लैंड, सी और सबमराइन, एयर हर जगह से लॉन्च हो सकता है। वहीं बैलिस्टिक मिसाइल की बात करें तो इट इज़ वन दैट हैज़ अ बैलिस्टिक ट्रेजेक्टरी ओवर मोस्ट ऑफ इट्स फ्लाइट पाथ। जिसकी जो ट्रेजेक्टरी होती है भी, मतलब इसका भी वो होता है, चेंजेबल होता है। एंड दे कैन बी लॉन्च फ्रॉम लैंड एंड सी, और इनको लैंड और सी दोनों से लॉन्च किया जा सकता है। तो चलिए बढ़ते हैं एक साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, ही वॉज अ ग्रेट सोशल रिफॉर्मर who participated in Vaikom Satyagraha। He advocated that Congress should accept communal representation। He has been titled as Socrates of South Asia by UNESCO। तो एक तरीके का डिस्क्रिप्शन दे रखा है एक ग्रेट पर्सनालिटी के बारे में, आपको बताना है कि वो कौन है। जैसे डिस्क्रिप्शन दिया है कि बहुत बड़े सोशल रिफॉर्मर थे, इन्होंने वाइकम सत्याग्रह में पार्टिसिपेट किया था, हिस्सा लिया था। इन्होंने हमेशा कॉमनल जो रिप्रेजेंटेशन होता है उसके लिए बात कही थी, उसको माना था और कांग्रेस से कहा था कि इसको एक्सेप्ट करे। और इनको जो यूनेस्को है, यानी कि यूनाइटेड नेशन एजुकेशन, साइंस एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, तो इसने इनको एक टाइटल दिया था जो सॉक्रेटिस ऑफ साउथ एशिया कह के इनको एक टाइटल दिया था। तो आपको पहचानना है कि ये डिस्क्रिप्शन किसके बारे में है। तो उसका सही आंसर है ए, पेरियार ईवी रामास्वामी। तो पेरियार ईवी रामास्वामी के बारे में ये कहा गया है। तो चलिए बढ़ते हैं एक साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, विच अमंग द फॉलोइंग विंड फ्लो पैरेलल टू द आइसोबार्स ड्यू टू द बैलेंस बिटवीन द प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स एंड द कोरियोलिस फोर्स। तो इनमें से कौन सा ऐसी हवा है जो पैरेलल फ्लो करती है आइसोबार से। आइसोबार बेसिकली वो बार होता है जो कि प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है। तो पैरेलल टू द आइसोबार ड्यू टू द बैलेंस बिटवीन द प्रेशर एंड ग्रेडियंट फोर्स। तो ये पैरेलल इसलिए फ्लो करता है क्योंकि जो प्रेशर ग्रेडियंट होता है, फोर्स जो प्रेशर ग्रेडियंट होता है फोर्स के बीच में, ये क्या करता है, अच्छा बैलेंस करता है। प्रेशर ग्रेडियंट एंड कोरियोलिस फोर्स का, प्रेशर ग्रेडियंट और कोरियोलिस फोर्स के बीच में अच्छा बैलेंस करता है, इसलिए ये पैरेलल टू द आइसोबार फ्लो करता है। तो आपको बताने किस विंड के बारे में ये कह रहा है। तो उसका सही आंसर है सी, जियोस्ट्रॉफिक विंड। जियोस्ट्रॉफिक विंड की वजह से ही जो कोरियोलिस फोर्स में जो नॉर्थ जो पार्ट है हमारे इक्वेटर से, उसमें जो भी चीज़ें फेंकी जाती है वो नॉर्थ साइड में, राइट साइड में जाता है। वहीं अगर साउथ साइड में अगर कोई चीज़ जाती है तो लेफ्ट साइड की तरफ मूव करता है। तो ये ड्यू टू जियोस्ट्रॉफिक विंड एंड प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से इसको चेंज होता है। या कोई भी चीज़ नॉर्मली अगर हम कॉमन एग्जाम्पल की बात करें तो अगर कोई बॉल हम आसमान में फेंकते हैं तो वो सेम पाथ से लौट के नहीं आता, बल्कि उसकी पाथ चेंज हो जाती है, वॉज ड्यू टू दिस प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, कोरियोलिस एंड जियोस्ट्रॉफिक। तो चलिए बढ़ते हैं एक साथ अपना अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, with reference to
radio frequency identification, that is RFID tags and barcodes. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो RFID के संदर्भ में दो स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा सही है। पहला है बारकोड्स कैन नॉट बी स्कैन बियॉन्ड द लाइन ऑफ साइट वेयर एज RFID टैग स्कैन। तो कहने का मतलब बारकोड के एक लाइन होता है, उसके बाद वो स्कैन नहीं हो पाते, लेकिन RFID अपने लाइन के बियॉन्ड भी वो स्कैन हो सकता है। सेकंड है अनलाइक बारकोड्स RFID टैग्स हैव रीड राइट मॉडिफाइंग कैपेबिलिटीज। जिस तरह के बारकोड में है कि उसको हम चेंज नहीं कर सकते, किसी तरीके का मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते, लेकिन हमारा जो ये है RFID है इसमें हम कर सकते हैं। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर है सी, बोथ 1 और 2, यानी कि दोनों स्टेटमेंट सही है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, कंसीडर द फॉलोइंग मेथड्स। तो कुछ मेथड्स दे रखे हैं आपको, उसके रिगार्डिंग बताना है कौन सा सही है। पहला है बायो स्पार्जिंग, सेकंड है बायो ऑगमेंटेशन, थर्ड है बायोपाइल्स। तो बताना है इसमें से विच ऑफ द स्टेटमेंट अबव गिवन इज आर करेक्ट। तो इसका सही आंसर है ए सी, सॉरी 1 और 2 ओनली, यानी कि पहला और दूसरा सही है। बायो स्पार्जिंग और बायो ऑगमेंटेशन ये दोनों सेम है। कहने का मतलब बायो वेंटिंग में सप्लाई ऑफ एयर एंड न्यूट्रिएंट थ्रू वेल्स टू कंटामिनेटेड सॉइल, वाइल बायो स्पार्जिंग है उसमें दिया हुआ है कि एयर और ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स इफ नीडेड आर इंजेक्टेड इनटू द सैचुरेटेड जोन टू इंक्रीज द बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द इंडिजिनस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। वहीं बायोगमेंटेशन का मतलब होता है इंपोर्टिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू कंटामिनेटेड साइट, यानी बायो वेंटिंग में क्या होता है सेम न्यूट्रिएंट सप्लाई फिर कंटामिनेटेड सॉइल में देते हैं, और यहाँ भी कंटामिनेटेड साइट्स पे ही जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होती हैं उनको इंपोर्ट किया जाता है। वहीं सॉइल बायोपिल्स का मतलब होता है इट इज़ अ प्रोसेस वेयर पाइल्स ऑफ अ सॉइल आर प्लेस्ड ओवर अ टॉप ऑफ अ वैक्यूम पंप। तो ये था आपका सॉइल बायोपाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं एक साथ अपना अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द ओपन मार्केट ऑपरेशंस ऑफ द RBI। तो RBI जो क्रेडिट कंट्रोल के लिए ओपन मार्केट ऑपरेशन का इस्तेमाल करती है, तो ये सबसे अच्छा इसका डिस्क्रिप्शन क्या होगा नीचे दिए गए स्टेटमेंट में से आपको बताना है। तो उसका सही आंसर है बी, सेल और परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज टू रेगुलेट मनी सप्लाई, यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बेच के मनी सप्लाई को रेगुलेट करने का एक तरीका है। तो चलिए बढ़ते हैं एक साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग मोड्स ऑफ कैशलेस ट्रांजैक्शंस हैव बीन डेवलप्ड और मैनेज्ड बाय द NPCI, दैट इज नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो आपको बताने में से कौन सा मेथड है जो कि कैशलेस ट्रांजैक्शन डेवलप या मैनेज करता है NPCI। पहला है रुपे कार्ड, सेकंड है इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज, थर्ड है आपका भीम ऐप, और फोर्थ है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। तो इसका सही आंसर है डी 1, 2 और 3, यानी कि रुपे कार्ड, IMPS, भीम ऐप। वही जो RTGS यानी कि रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ये आपका RBI द्वारा रेगुलेट होता है, सॉरी मेथड एक तरीके से मैनेज होता है, ना कि NPCI द्वारा। तो चलिए बढ़ते हैं एक साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इलेक्ट्रिकल सर्किट इन हाउस होल्ड्स इन इंडिया। तो जो इलेक्ट्रिकल सर्किट्स होती है हमारे घरों में, उसके रिगार्डिंग दो स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा सही है। पहला है द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज इन अ हाउस होल्ड आर कनेक्टेड इन अ पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड नॉट इन अ सीरीज कॉम्बिनेशन, यानी जो हमारे घरों में इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज होती हैं वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट होती हैं, ना कि सीरीज में। सेकेंड है द मेन्स इलेक्ट्रिक सप्लाई इज अ डायरेक्ट करंट टाइप एंड नॉट द ऑल्टरनेट करंट टाइप, यानी जो मेन इलेक्ट्रिक सप्लाई हमारे घरों में आती हैं वो DC के फॉर्म में आती है, ना कि AC के। आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर है A1 ओनली, यानी कि सिर्फ पहला सही है, सेकंड गलत है।
We commonly use the electricity to power our television, light, and computers. In AC electricity, the current alternates in a direct direction. AC electricity was proven to be better for supplying electricity than DC, primarily because the voltage can be transformed. तो कहने मतलब जो हमारे मेन में जो AC करंट हम लेते हैं ना कि DC, क्योंकि DC के जो वोल्टेज होते हैं वो बहुत ईजिली ट्रांसफॉर्म्ड हो जाती है, तो इसलिए हमें AC की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए बढ़ते हैं इसके साथ अपना अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। 3 इवेंट्स के नाम दे रखे हैं, आपको उनको अरेंज करना है। पहला है फॉर्मेशन ऑफ आत्मीय सभा, सेकंड है फॉर्मेशन ऑफ ब्रह्मो सभा, और थर्ड है फॉर्मेशन ऑफ तत्वबोधिनी सभा। तो इसका सही आंसर है ए 1, 2 एंड 3, यानी कि तीनों क्रोनोलॉजी सही है। सबसे पहले आत्मीय सभा बनी थी भाई राजा राम मोहन राय, फिर ब्रह्मो सभा सेम राजा राम मोहन राय, और उसके बाद तत्वबोधिनी सभा जो देवेंद्रनाथ टैगोर थे, जो कि ब्रह्मो सभा से भी जुड़े थे। इन्होंने ही बाद में ब्रह्मो सभा का नाम ब्रह्मो समाज रखा था, तो उन्होंने इसका फॉर्मेशन किया था। तो चलिए बढ़ते हैं इसके साथ अपने अगले और आखिरी क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, Which of the following gases is or are associated with acid rain? तो एसिड रेन से कौन सा गैस जुड़ा हुआ है आपको बताना है। पहला है सल्फर डाइऑक्साइड, सेकंड है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, थर्ड है आर्गन, और फोर्थ है ओजोन। तो इसका सही आंसर A1 एंड 2 ओनली, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ही एसिड रेन का कारण बनती हैं। और जो आर्गन और ओजोन है ये मतलब ये चूंकि इन्वायरमेंट में होती है, तो एसिड रेन के साथ भी कुछ इनकी जो पोर्शंस होती नीचे आती है, बट यूजुअली ये इसमें एसोसिएटेड नहीं है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का हमारा वीडियो समाप्त होता है। जाने से पहले हम आपको हमारा लास्ट वीडियो यानी जीएस टेस्ट पेपर जो 203 था, उसका जो क्वेश्चन ऑफ द डे था उसका आपको आंसर बता देते हैं। तो क्वेश्चन ऑफ द डे था हमारा, a semi-religious sect having influence in the northern district of Bengal. One of its famous leader, Tipu, was motivated by the religious and political motives and took up the cause of the tenants against the oppression of the zamindars. The insurgent extended their activities to Garo Hills. तो एक स्टेटमेंट दिया था, आपको बताना कि सरप्राइजिंग से जुड़ा हुआ है कि एक सेमी रिलीजियस सेक्ट था जो कि नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट बंगाल में काम कर रहा था। इसके लीडर थे टीपू, जिन्होंने रिलीजियस इस सेक्ट को मोटिवेट किया कि वो आगे आए और अपनी बातों को रखें, और साथ ही साथ जो ज़मींदार जो जुल्म उस समय कर रहे थे उनके खिलाफ भी आवाज़ उठाई थी। ये जो इंसर्जेंट था ये धीरे धीरे गारो हिल्स की तरफ फैल गया था। तो इसका सही आंसर है ए पागलपंथीज। तो पागलपंथीज जो रिवोल्ट हुआ था उसमें ये सारे जो स्टेटमेंट है वो हुए थे। तो चलिए इसके साथ जाने से पहले आज का जीएस टेस्ट पेपर 204 का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है हमारा वो आपको बता देते हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द पील कमीशन आफ्टर द रिवॉल्ट ऑफ 1857। तो 1857 के क्रांति के बाद हमें पील कमीशन की जरूरत क्यों पड़ी थी आपको बताना है। आपको ऑप्शन पहला ए टू लुक इनटू द मिलिट्री अफेयर्स ऑफ इंडिया, यानी भारत के जो मिलिट्री अफेयर्स हैं उनको देखने के लिए। सेकंड है टू फैसिलिटेट द एंट्री ऑफ मोर इंडियंस इन सिविल सर्वेंट्स बाय लोअरिंग द एज, यानी बहुत ज़्यादा इंडियंस को सिविल सर्विसेज सेवाओं में शामिल करना, उनकी उम्र मतलब जो तय उम्र है उसको घटा के। थर्ड है टू ले डाउन द ब्लूप्रिंट फॉर फ्यूचर रिलेशन बिटवीन द क्राउन एंड द प्रिंसली स्टेट्स, यानी एक कह सकते हैं नींव तैयार करना रिलेशनशिप के क्राउन और प्रिंसली स्टेट्स के बीच के लिए। थर्ड डी एंड लास्ट है हमारा टू ले डाउन द फाउंडेशन फॉर वेस्टर्न एजुकेशन इन इंडिया, यानी जो पश्चिमी सभ्यता की पढ़ाई है उसको हमारे इंडिया में लाने की। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का हमारा वीडियो समाप्त होता है। जाने से पहले अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर जरूर दें। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।